मेरे हाथ खून से लथपथ हैं, पर खूनियों के हाथ से लथपथ हैं। घटना के बाद इनकाउंटर की संख्या बढ़ गई। साल 1981 में अकेले 1.5 महीने में 310 डकैतों को मार गिराया गया। 1981 के केवल एक साल में ही पुलिस मुठभेड़ों में 1480 डकैत मारे गए। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, योगी जी जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से प्रदेश में एनकाउंटर्स की बाढ़ सी आ गई है। परंतु आज से लगभग 40 साल पहले बीपी सिंह के कार्यकाल में इससे भी भयंकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर्स हुए थे। आज की परिचर्चा में हम दोनों के कार्यकाल में हुए इनकाउंटर्स का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में जब 13 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक सहयोगी गुलाम को यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया, तो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राज्य सरकार ने अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगा। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद से एनकाउंटर में यह 183वां मामला है जब किसी अपराधी की पुलिस एनकाउंटर्स में जान गई। इस साल 16 मार्च को यूपी पुलिस के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 6 वर्षों में राज्य भर में 10,713 इनकाउंटर्स हुए हैं और 5,967 अपराधियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। मार्च 2017 के बाद से अब तक यूपी पुलिस ने 178 घोषित अपराधियों को मार गिराया है। इन सभी अपराधियों पर 75,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया था। योगी राज में हुए कुछ प्रमुख इनकाउंटर्स की अगर हम बात करें तो जुबान पर शायद सबसे पहले विकास दुबे का नाम ही आएगा, जिसकी गाड़ी पलट गई थी और वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो मारा गया बकौल पुलिस सूत्रों के अनुसार। ये मामला 10 जुलाई 2020 का है। 25 जुलाई 2020 को गैंगस्टर एवं 1 लाख के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। 18 अक्टूबर 2021 को बांग्लादेशी गैंगस्टर हमजा को पुलिस ने लखनऊ में मार गिराया। 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह को वाराणसी में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया था। इस पर 32 मुकदमे दर्ज थे। 30 सितंबर 2022 को 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश गैंगस्टर विनोद सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को असद और गुलाम को झांसी में पुलिस ने मार गिराया। कौल प्रशांत कुमार, इन इनकाउंटर्स में 15 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि 1424 घायल हुए। ये तो बात हो गई दोस्तों योगी जी के कार्यकाल में हुए अब तक इनकाउंटर्स की। इनके कार्यकाल से काफी पहले यूपी में एक और मुख्यमंत्री हुए थे, बीपी सिंह जी, जो 2 वर्ष 39 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल में हुए इनकाउंटर्स और योगी जी के कार्यकाल में हुए इनकाउंटर्स में असाधारण समानताएं हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ आज भी हो रहा है उसकी तुलना 4 दशक से पहले करना काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है, जब गैंगस्टर और पुलिस मुठभेड़ों ने राज्य में कोहराम मचा रखा था। प्रयागराज के एक ठाकुर परिवार से आने वाले बीपी सिंह यूपी के केवल 2 मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरे वाले का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंट के तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रसिद्ध किसान नेता थे और भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। फिलहाल अपनी कहानी पर वापस आते हैं। कहा जाता है कि 9 जून 1980 को शपथ लेने के लिए लखनऊ जाते समय उन्होंने अमेठी के नेता संजय सिंह, जो तब कांग्रेस में हुआ करते थे, आज बीजेपी में हैं, उनसे यूपी के लोगों की सबसे बड़ी समस्या पर राय पूछी थी। तो संजय सिंह जी ने बताया था कि यूपी की सबसे बड़ी समस्या डकैती है, जबकि डकैती वास्तव में मध्य प्रदेश में एक विकट समस्या थी, क्योंकि उन दिनों मध्य प्रदेश एक्सट्रीम पॉवर्टी, पुअर रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी और इल इक्विप्ड पुलिस फोर्स से जूझ रहा था। 1980 के दशक की शुरुआत तक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। शपथ लेने के कुछ सप्ताह बाद बीपी सिंह जी ने डकैतों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। लगभग हर दूसरे दिन पुलिस मुठभेड़ या डकैती अखबारों की सुर्खियां बना करती थी। 14 फरवरी 1981 को बेहमई नरसंहार हुआ। इसी दिन कानपुर के पास एक गांव बेहमई में बैंडिट क्वीन फूलन देवी के गिरोह ने हमला किया था और इसमें 22 ठाकुरों को मार डाला गया था। फूलन देवी ने यह कृत्य बदले की भावना से प्रेरित होकर किया था, क्योंकि बेहमई में 3 दर्जन ठाकुरों ने उनका 3 हफ्तों तक बलात्कार किया था। इस कारण से फूलन देवी ने एक लाइन में सबको खड़ा करवाकर गोलियों से भून दिया था। इसमें कई लोग निर्दोष भी थे जो मारे गए। फिर कभी विस्तार से मौका मिलने पर हम फूलन देवी की कहानी को समझेंगे। बहरहाल फूलन देवी द्वारा किए गए इस नरसंहार ने बीपी सिंह की छवि को धूमिल किया, क्योंकि यह ठीक ऐसे वक्त पर हुआ था जब उनकी सरकार डकैतों के खिलाफ अभियान चला रही थी।
इस घटना के बाद इनकाउंटर की संख्या बढ़ गई। साल 1981 में अकेले 1.5 महीने में 310 डकैतों को मार गिराया गया। 1981 के केवल एक साल में ही पुलिस मुठभेड़ों में 1480 डकैत मारे गए। ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि फूलन देवी को मार दिया गया है या फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। विपक्षी दल के नेताओं ने बीपी सिंह पर दबाव बनाया और कहा कि वह इस मामले पर अपना बयान जारी करें। तो बीपी सिंह जी ने जवाब दिया कि हम केवल बयान जारी नहीं करते हैं, हम परिणाम दिखाते हैं। स्टेट पुलिस की बहादुरी के बावजूद भी फूलन देवी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। आखिरकार फरवरी 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में यह कहते हुए कि आत्मसमर्पण किया कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब बीपी सिंह द क्वेस्ट फॉर पावर में उनके कार्यकाल के दौरान हुए एनकाउंटर के संदर्भ में उद्धृत किया है, मेरे हाथ खून से लथपथ हैं पर खूनियों के हाथ से लथपथ हैं। बीपी सिंह जी पर जातिवादी होने का आरोप लगाकर उनसे इस्तीफा देने के लिए भी विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा गया। उन दिनों मुख्य विपक्षी पार्टी लोकदल के विधायक मोहन सिंह ने कहा कि एक जात के अधिकारियों को तैनात करके राज्य प्रशासन को जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका इशारा सीएम की ठाकुर जाति की ओर था। बीपी सिंह ने इसका जवाब दिया कि इंसान के खून की कोई जाति नहीं होती। लोकदल ने फेक इनकाउंटर्स और बीपी सिंह की नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाया। लोकदल के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। उनमें से एक राधे श्याम पटेल, जो तब सोराव के विधायक हुआ करते थे, वह स्ट्रेचर पर विधानसभा में पहुंचते हैं। मजेदार बात यह है दोस्तों कि यह वही सीट है जहां से बीपी सिंह पहली बार विधायक चुने गए थे। अपनी किताब में जनार्दन ठाकुर ने तत्कालीन लोकदल के नेता मुलायम सिंह यादव जी को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा था कि 100 साल में भी इतने लोग इनकाउंटर में नहीं मारे गए हैं जितने पिछले 1.5 साल में मारे गए हैं। मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल को 418 लोगों की सूची सौंपी जो कथित तौर पर इस इनकाउंटर में मारे गए थे। हालांकि इसके बावजूद राज्य सरकार के डकैती विरोधी अभियान पर कोई ब्रेक नहीं लगा, ताबड़तोड़ इनकाउंटर होते रहे। राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई बीपी सिंह की जीवनी मंजिल से ज्यादा सफर में बीपी सिंह ने उनकी सरकार द्वारा चलाए गए डकैती के विरोध अभियान पर बात की है। किताब में बीपी सिंह ने उन 3 बड़े गिरोहों के बारे में बात की है जो उन दिनों यूपी में सक्रिय थे। 3 गिरोहों को अलग अलग जाति के लोग कंट्रोल करते थे। एक गिरोह का सरगना ठाकुर, दूसरे का यादव, तीसरे का मल्लाह यानी नाविक जाति या निषाद जाति से था। सिंह एक डकैत छबिराम यादव का वर्णन करते हैं जो इनकाउंटर में मारा गया था। छबिराम यादव के गिरोह में लगभग 200 सदस्य थे। 3 मार्च 1982 को जब छबिराम इनकाउंटर में मारा गया तो सिंह जी ने घटनास्थल का दौरा किया। किताब में बीपी सिंह को उद्धृत किया गया है जिसमें वह बताते हैं कि मैंने देखा पुलिसकर्मियों ने उनके शरीर को एक खंभे से बांध दिया था। मैंने उनसे कहा कि हमें शरीर का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उनके घर का दौरा किया और उनके परिवार के सदस्यों की भी मदद की। जिन डकैतों के खिलाफ बीपी सिंह ने अभियान छेड़ रखा था वह अचानक से उनके दरवाजे पर भी आ धमके। 20 मार्च 1982 को बीपी सिंह के भाई जस्टिस चंद्रशेखर सिंह को और उनके 14 साल के बेटे की डकैतों द्वारा हत्या कर दी जाती है। बीपी सिंह के भाई इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में सिटिंग जज थे। घटना के 3 सप्ताह के भीतर मामले का एक आरोपी जगतपाल पासी बांदा में पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारा गया। यह मौत और बदला लेने वाली हत्याओं का एक विशेष साइकिल थी, एक दुष्चक्र था दोस्तों। 27-28 जून 1982 की रात डकैतों ने गिरोह के एक कानपुर में 10 यादवों को गोली से भून डाला। मैनपुरी में कथित डकैतों ने अनुसूचित जाति के सदस्यों की हत्या कर दी। ठीक उसी दिन बीपी सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को यह कहते हुए भेजा कि लोग परिणाम चाहते हैं ना कि बहाना, और वह अनिश्चित काल तक परिणामों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। लोग मेरी नाकामी की कीमत क्यों चुकाए। 28 जून 1982 को सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और केंद्र में वह वापस लौट गए। तो आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।